हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 21 मार्च 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन से देश और उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन यानी नाटो यूक्रेन में हथियारों की शिपिंग कर रहे हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो यूक्रेन में हथियारों की शिपिंग कर रहे हैं, जिसमें कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जैसी अत्याधुनिक संवेदनशील हथियार प्रणाली शामिल है, जो विमान को आसानी से गिरा सकती है। भारत, पाकिस्तान, जर्मनी, यूके, तुर्की, इजराइल जैसे देशों ने भी अपने रक्षा प्रयासों में जो है आपका मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया है। रूस अब तक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसने वर्ष 2010 और 2018 के बीच इराक, कतर, कजाकिस्तान, वेनेजुएला और लीबिया सहित विभिन्न देशों को 10,000 से अधिक ऐसे सिस्टम बेचे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस संगठन के देशों द्वारा प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया गया है? ऑप्शन ए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी अफ्रीकी संघ। देखिए, हाल ही में यूरोपीय संघ के देशों द्वारा प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया गया है। वर्ष 2020 से यूरोपीय संघ द्वारा स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमिनियम और विद्युत के आसान आयात पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन लागत लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इस टैरिफ को लगाने का उद्देश्य यूरोपीय उद्योग की रक्षा करना है, क्योंकि यूरोपीय बाजार कमजोर पर्यावरणीय नियमों वाले देशों में निर्मित सस्ते सामानों से भरा पड़ा है। यूरोपीय संघ के अनुसार कार्बन सीमा पर यूरोपीय संघ की कंपनियों और विदेशों में समान कार्बन डाइऑक्साइड शुल्क लगाकर एक समान अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है। यह कदम किसी भी कार्बन रिसाव से बचने में मददगार साबित होगा और साझेदार देशों को मजबूत पर्यावरण नियम व कानून मूल्य निर्धारण नीतियों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यूरोपीय संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर होता है सॉरी। ऑप्शन बी है आपका झूलन गोस्वामी, ऑप्शन सी पूजा वस्त्रकार, ऑप्शन डी राजेश्वरी गायकवाड़। देखिए, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में इंग्लैंड के विरुद्ध मुकाबले में झूलन गोस्वामी ने अपने वनडे करियर का 250वां विकेट लिया। उन्होंने इंग्लैंड के टेमी व्यूमॉट को एलबीडब्ल्यू आउट करके यह उपलब्धि हासिल की है। झूलन गोस्वामी का जन्म जो है वो आपका 25 नवंबर 1983 को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। वर्ष 2007 में 24 वर्ष की आयु में उन्हें महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। उन्हें यह अवार्ड उस समय प्राप्त हुआ जब किसी पुरुष भारतीय क्रिकेटर को भी यह सम्मान नहीं मिला था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी झूलन गोस्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल ही में कौन से देश द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए, हाल ही में अमेरिका द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की गई है, जिसमें 800 मिलियन स्टिगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, 9,000 एंटी टैंक हथियार, कामिकेज या आत्मघाती ड्रोन सहित 100 सामरिक ड्रोन शामिल है। कामिकेज मानव रहित विमान है जो हथियारों की श्रृंखला का हिस्सा है और रूस के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए अमेरिका द्वारा यूक्रेन भेजे जा रहे हैं।
इसे स्विच ब्लेड ड्रोन भी कहा जाता है। ये छोटे मानव रहित विमान होते हैं जो विस्फोटकों से भरे होते हैं। इन्हें सीधे एक टैंक या सैनिकों के समूह के ऊपर उड़ाया जा सकता है जो लक्ष्य से टकराने व विस्फोट होने पर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें स्विच ब्लेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ब्लेड जैसे पंख लॉन्च होने पर बाहर की ओर निकले होते हैं। ड्रोन में अपने लक्ष्यों पर प्रहार करने के लिए पारंपरिक मोर्चाबंदी को पार करने की क्षमता होती है और इन पर बड़े समकक्षों की लागत का एक अंश ही खर्च होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है? ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ऑप्शन बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन सी, विश्व खाद्य संगठन। ऑप्शन डी, रेड क्रॉस। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है। इस वर्ष वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट की 10वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष रिपोर्ट में 146 देशों को स्थान दिया गया है। फिनलैंड को लगातार 5वीं बार विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। इसके बाद डेनमार्क का स्थान है। खुशी में सबसे ज्यादा वृद्धि सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया में हुई है। अफगानिस्तान को सबसे दुखी राष्ट्र के रूप में स्थान दिया गया है। उसके बाद क्रमशः लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा और बोत्सवाना का स्थान रहा। भारत की रैंकिंग में मामूली सुधार देखा गया है। इस वर्ष एक वर्ष पहले जो है ये आपका 193 स्थान पर था, जबकि इस वर्ष जो है वो आपका 136वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के जन्मदिवस की 60वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? ऑप्शन ए, 16 मार्च 2022 को। ऑप्शन बी, 17 मार्च 2022। ऑप्शन सी, 18 मार्च 2022। ऑप्शन डी, 19 मार्च 2022। देखिए, 17 मार्च 2022 को अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के जन्मदिवस की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में वैमानिकी इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। वर्ष 1984 में उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की और वर्ष 1988 में अमेरिका के कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ही पीएचडी डिग्री हासिल की। इसके बाद एक शोधकर्ता के रूप में उन्होंने वर्ष 1988 में नासा के साथ अपने करियर की शुरुआत की। अप्रैल 1991 में अमेरिकी नागरिक बनने के पश्चात उन्हें वर्ष 1954 में नासा में बतौर अंतरिक्ष यात्री चुन लिया गया। नवंबर 1996 में उन्हें अंतरिक्ष शटल मिशन STS-87 में मिशन विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके साथ ही वे अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत मूल की पहली महिला बन गई। वर्ष 2001 में कल्पना चावला को अंतरिक्ष शटल मिशन STS-107 की चालक दल का सदस्य बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। इसी मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 17 मार्च 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य में 19 मार्च 2022 से 35वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑप्शन सी, हरियाणा। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद में 19 मार्च 2022 से 35वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन 4 अप्रैल तक किया जाएगा। इस मेले का आयोजन कोविड-19 के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद किया जा रहा है। सूरज कुंड मेला स्वयं में एक विशिष्ट आयोजन है क्योंकि वो भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्धि एवं विविधता को प्रदर्शित करता है तथा यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। यह मेला वर्ष 1987 में कुशल कारीगरों की संख्या को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया था। इस मेले को वर्ष 2013 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड किया गया। इस मेले का आयोजन सूरज कुंड मेला प्राधिकरण एवं हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। शायद मैंने गलती से एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करती हूँ, शायद ये मैंने आपका सैटरडे को लिया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर भी चलिए, जब आ ही गया तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, इसके लिए सॉरी। देखिए, कर्नाटक सरकार ने बेहतर जल प्रबंधन के उद्देश्य से भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। डिजिटल वाटर डेटा बैंक सभी संस्थानों और स्रोतों से जल संबंधी डेटा की एक विशिष्ट सूची प्रदान करता है, जो कि कुछ सामान्य विकासात्मक चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। डिजिटल वाटर डेटा बैंक अनुसंधान एवं विश्लेषण हेतु अंतर्दृष्टि एवं साक्ष्य भी प्रदान करता है, जिससे जल प्रदूषण से निपटने के लिए मौलिक विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने की मदद मिल सकती है। इस पहल का उद्देश्य प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर जल निर्णय संबंधित प्रक्रिया को मजबूत करना है, ताकि निर्णय सेवा वितरण में सुधार किया जा सके, जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो और जल संसाधनों के प्रयोग के संबंध में लचीलापन सुनिश्चित किया जा सके। तो इसका जो सही आंसर है ये वो होगा आपका ऑप्शन सी कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश की कैरोलिना विलावस्का ने हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन ए जमैका, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी पोलैंड। देखिए, मिस पोलैंड कैरोलिना विलावस्का ने हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। ज्ञात हो कि 40 सेंटीमीटर फाइनलिस्ट प्यूर्टो रिको में वापस एकत्रित हुए थे, क्योंकि बीते वर्ष दिसंबर माह में फाइनल को कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट 2019 का खिताब भारतीय मूल की जमैका की टोनी एन सिंह ने जीता था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को दुनिया की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में एक ब्रिटिश टेलीविजन होस्ट एरिक मार्ले ने की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी पोलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन से मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन डी है आपका जल शक्ति मंत्रालय। देखिए, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है। डीप ओशन मिशन भारत की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने हेतु एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इससे पूर्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का मसौदा भी तैयार किया गया है। ब्लू इकोनॉमी आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोजगार एवं स्वस्थ महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है। 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। NIOT और इसरो संयुक्त रूप से एक मानव युक्त सबमर्सिबल मानव पनडुब्बी विकसित कर रहे हैं। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।